फरवरी 2023 को उसके नेशनल ओशियनिक एनाटॉमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन निक वार्निंग जारी की। वार्निंग यह थी कि नॉर्थ पोल के हायर एटमॉस्फेयर का तापमान सडनली डिस्टर्ब हो चुका है और इस वजह से 2023 के अंत तक वहां के एक्सट्रीमेट कोल्ड वेव्स के रूप में नीचे उस कनाडा और यूरोप तक लिक हो जाएगी। और प्रिडिक्शंस ये किया जा रहे हैं कि अब तक की सबसे डेडली कोल्ड वॉव हो सकती है। अभी हाल ही में उसमें जी कोल्ड वॉव ने 22 लोगों की जान ले ली थी। ये वॉव उससे कई ज्यादा मैसिव होगी। एक्चुअली जनवरी 2019 में उसमें पिछले 27 ईयर्स में आए कोल्ड वॉव का लोएस्ट तापमान रिकॉर्ड हुआ था। इस कोल्ड वॉव ने इतने वाइड एरिया को कर किया था कि उसके 27 स्टेट्स पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके थे। उसका सबसे हॉटेस्ट स्टेट टेक्सास, जहां पर टेम्परेचर नॉर्मली 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता ही नहीं है, वहां का तापमान उसे समय में -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहां तक कि उसको अपने RS 8000 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ गया था। और इन्हीं सब चीजों हम चलते हैं उसको $950 मिलियन का नुकसान सहाना पड़ा था। दिन ब दिन ठंड के कारण हालात इतने खराब होते गए कि सिर्फ दोनों में इस ठंड ने 22 लोगों की जान ले ली। अब ऐसा दृष्टिक वातावरण यूजुअली हम नॉर्थ या साउथ पोल पर ही देखते हैं। सो आखिर ये खतरनाक पोलर वता से लिक हुआ। वेल, ना तो ये स्विच 2400 घंटे हमारे पोल्स पर एक ठंडी हवा का बवंडर करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता राहत है, और इस बवंडर को हम कहते हैं पोलर वर्टेक्स। इसकी ताकत आज से करीब 80 ईयर्स पहले उस द्वारा बॉम्ब गिरा के नवी गई थी। दरअसल बात है 1940 की, जब वर्ल्ड वॉर II चोर पकड़ रहा था। तब की अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट करीब 50,000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बनवाना चाहते थे, और उसके लिए उन्हें 10,000 मिलो जी ट्रेड ऑफिसर्स की जरूरत थी। अब उन दोनों एक फेमस स्वीडिश मिटेंगे कल गुस्ताफ रॉस भी करके, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मीथ यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट में कम कर रहे थे, उन्हें भी उस मिलिट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया। अब विले डिजाइनिंग देवर प्लान्स, उन्होंने ये देखा कि वॉर प्लान्स के बॉम्ब अक्सर अपने टारगेट को मिस कर देते थे। नो साइंस ऑन ऑफ प्लान्स हाई एल्टीट्यूड से बम फेंक देते थे। तो रोशनी को लगा कि इसके पीछे उन्हें हाई एल्टीट्यूड विंड्स का हाथ हो सकता है, जिसे उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में डिटेक्टर किया था। दरअसल रॉस भी 20वीं सदी की इस बात से ही पोल के वेदर में काफी इंटरेस्टिंग रहे, और इसीलिए एवेंचुअली जब वो उसके मिट्टी इंस्टीट्यूट में कम करने लगे थे, सो उन्होंने ये डेड किया कि शायद इसी विंड मैकेनिज्म के चलते इस 4 प्लान्स के बॉम्ब ड्रॉप होते ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब क्या कोई एक नेचुरल फेनोमेनल को रोक सकता है? ऑब्वियसली नोट। और इस वजह से ऐसे सॉल्यूशन उन्होंने इसके हिसाब से अपने बॉम्ब को कब और कहां ड्रॉप करना है ये प्रिडिक्ट करने के लिए एक मैथमेटिक्स मॉडल बनाए। और नो फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट? इसी मैथमेटिशियन मॉडल की मदद से बाद में ये पता चला कि पोलर विंड्स अल में एक बवंडर की तरह घूमकर पूरे पृथ्वी के वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नोट जस्ट उसके वेदर को, और इसीलिए उन पोलर विनस का नाम पड़ा पोलर वर्टेक्स। और वो जेन वेंटस की मदद से ग्लोबल वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनको बोला गया जेट स्ट्रीम्स, बट आगे इन पर और रिसर्च करने के बाद ये सामने आया कि जेट स्ट्रीम्स अल में सिर्फ पोलर वर्टेक्स के एक्सटेंशंस नहीं है, बल्कि वोलर वर्टेक्स को पोल्स पर ट्रैप्ड भी रखते हैं। और वो बात अलग है कि कभी बार वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि उन्हें ये जेट स्ट्रीम्स भी रोक नहीं पाते। और नो, आई नो आपको इतने आसानी से ये नहीं समझेगा। हमें इसे एकदम शुरू से बिल्कुल लेमा टर्म्स से समझना पड़ेगा, ताकि आपको इसकी ताकत का एक प्रॉपर ग्रास हो सके। अब इससे पहले कि हम आगे बंधन, एक बात मैं शुरू से क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल पर लागू होता है। आईटी इज जस्ट फॉर सिंपलिसिटी की मैं यहां पर सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कंसीडर कर रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैकेनिज्म कुछ ऐसा है ना, पृथ्वी के इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से वहां की हवा ग्राम होकर ऊपर उठाती है। अब ठंडी हवा के कंपैरिजन में गम हवा ज्यादा हॉकी होती है, इसीलिए इक्वेटर पर एक लो प्रेशर जोन बनता है, और फिर ऊपर राइज होने से ये गम हवा ठंडी और भारी होकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन तक आते आते नॉर्थ की तरफ से ए रही ठंडी हवा के साथ टकराती है। इस टक्कर की वजह से इक्वेटर से आई ग्राम हवा सरफेस की ओर नीचे जाती है, जिसे वहां पर एक हाई प्रेशर जोन बनता है। ये गम हवा सरफेस पर पहुंचकर 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है। पहले जो ईस्टर्लीज के रूप में वापस इक्वेटर की ओर बाटी है, और इससे पृथ्वी के और सर्कुलेशन पैटर्न का एक लूप भी कंप्लीट होता है, जिसे साइंटिस्ट दी
हेडली सेल कैप कहते हैं, और इस ग्राम हवा का सेकंड ब्रांच नॉर्थ की तरफ वेस्टिलिस के रूप में बहता है। ये विंड्स 60 डिग्री लट्टीट्यूड यानी सब पोलर रीजन पर आर्कटिक रीजन से ए रही ठंडी हवा के साथ कोलाइड कर दी है। और अब क्योंकि दोनों विंड्स पृथ्वी के सरफेस पर कोलाइड होते हैं, उनके पास और नीचे सिंक होने के लिए कोई जगह नहीं होती, सो वो ऊपर राइज हो जाते हैं, जिसके वजह से सब पोलर रीजन पर एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। बिल्कुल इस तरह जैसे हमने इक्वेटर के कैसे में देखा था। सो ये ऊपर उठाती हवा दो हसन में बाढ़ जाती है, जिसमें से एक वापस साउथ की तरफ भांखड़ा सब ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर से ए रही विनस से कोलाइड करते हैं, और इस सर्कुलेशन पैटर्न को राइटिस्ट फेरल सेल कहते हैं। और सब पोलर रीजन से राइज होती हवा का दूसरा ब्रांड नॉर्थ पाल की तरफ भांखड़ा नॉर्थ पाल पर सिंक होता है, और इस सिंकिंग और की वजह से वहां पर एक हाई प्रेशर जोन बनता है, जिसके बाद ये और साउथ की तरफ पोलर ईस्टर्लीज के रूप में बांटी है। ये पोलर ईस्टर्ली सब पोलर रीजन में सब ट्रॉपिकल रीजन से ए रही गम हवा के साथ टकराते हैं और वापस पोल की तरफ बढ़ते हैं। पोल कैसे और सर्कुलेशन पैटर्न को पोलर सेल कहा जाता है। सो टू समराइज, अब तक हमने ये देखा कि पूरे पृथ्वी पर और सर्कुलेशन की वजह से 3 साइकिल्स फॉर्म होते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। और इन सेल्स की वजह से इक्वेटर और सब पोलर रीजन पर लो प्रेशर जोन और सब ट्रॉपिकल और पोलर रीजन पर हाई प्रेशर जोन्स बनते हैं, और नो ये और फ्लो। इन सभी सेल्स का फॉर्मेशन सब कुछ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में होता है, बट इसके विपरीत पोलर वर्टेक्स एटमॉस्फेयर की बाउंड्री यानी कि ट्रोपोज में बनता है। अगर आपको होगा तो मैंने आपको बताया था कि सब पोलर रीजन पर पाल से ए रही ठंडी हवा और इक्वेटर से ए रही गम हवा कोलाइड होती है, और इस वजह से इस पॉइंट को पोलर फ्रंट कहते हैं। अब इसी कोलाइजन की वजह से सब ट्रॉपिकल रीजन की वार्मर कंपैरेटिवली हॉकी होने की वजह से पोलर रीजन के कोल्ड और के ऊपर चढ़ जाती है, और यहीं पर आता है एक ट्वीट। फर्स्टली, अगर गम हवा हमेशा ऊपर से निकाल सकती है तो जैसे कि हमने देखा वो ठंडी हवा से फिर टकरा ही क्यों रही है। और सेकेंडली, अगर ये पूरा विंड फ्लो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है तो पोलर वर्टेक्स किसी बवंडर की तरह वैसे ईस्ट क्यों बहता है। वेल, इसके पीछे का रीजन है हमारी पृथ्वी और मोर स्पेसिफिकली उसका कोरियोलिस फोर्स। अब ये क्या होता है ना, इसे सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन एक स्टेशनरी मेरी को राउंड है, जिसमें बैठकर अब बाहर खड़े अपने फ्रेंड की ओर बाल फेंकते हो तो बाल एक स्ट्रेट लाइन में आपके फ्रेंड तक पहुंचेगी, राइट। लेकिन अगर यही बाल अपने घूमते हुए वेरी गुड राउंड से फेंक होता तो वो सीधा जान के बाहर एक कवर्ड पार्ट में ट्रैवल करती, और ये इसीलिए क्योंकि बाल एक हाई स्पीड रीजन से एक लो स्पीड रीजन की तरफ जा रही है, और मोमेंटम कंजर्व करने के लिए उसे पर एक फोर्स एक्ट करता है कॉल्ड डी कोरियोलिस, जो उसके पद को कर्व कर देता है। ऑन डी से लाइन्स अर्थ के रोशन की वजह से पोलर फ्रंट पर ए रही वॉर सीधा जान की बजाय एक कवर्ड पद में घूमेगी, और जैसे कि हम जानते हैं वार्मर की वजह से लो प्रेशर बनता है। सो यही है पोल के ऊपर एक लो प्रेशर जोन में एक वर्टेक्स के फॉर्म में रोते कर दी है, और थॉट्स हो वहां पर एक पोलर वर्टेक्स फॉर्म होता है नो पोलर फ्रंट, जहां पर पाल से ए रही कोल्ड और इक्वेटर से ए रही वॉर को लाइट होती है। वहां भी कोई और उसे इफेक्ट की वजह से ये दोनों भी और स्ट्रीम्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोते करने लगता है। इससे सब पोलर रीजन के ऊपर एक और टनल बनता है नॉन पोलर जेट सरिता। ये पोलर जेट सरिता किसी बैरियर यानी एक बाउंड्री की तरफ पोलर वर्टेक्स को पोल पर ही ट्रैप करता है। अब यूजुअली ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैप होता है, लेकिन कभी कभी ये बैरियर टूट जाता है अगर किसी रीजन की वजह से वीक रीजन की ठंडी हवा इस रीजन की तरफ मूव करने लगती है, और हम उन्हें कोल्ड वेव्स का नाम देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है तो देखो, जब आर्कटिक और इक्वेटर का टेम्परेचर डिफरेंस अपने अपने एक्सट्रीमैत्य पर यानी कि काफी ज्यादा हो जाता है, तब ये पोलर जेट स्ट्रीम्स एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं और पोलर वी टिप्स को अपने अंदर ट्रैप रखते हैं। लेकिन जैसे ही नॉर्थ में समर शुरू हो जाता है, आर्थिक रीजन कुछ मंत्र में गम होने लगता है, जिससे आपके और इक्वेटर इन दोनों भी रीजन्स के बीच ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहा। सो इस वजह से पोलर जेट सरिता वीक हो जाती है और इस तरह के वे भी पैटर्न में फ्लो करने लगती है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि उस और यूरोप जैसे रीजन्स जो ओरिजिनली कोल्ड रीजन्स नहीं मान जाते, वहां भी अब बर्फ गिरने लगती है। और यू नो व्हाट्स दी वर्स्ट पार्ट, मैंने पहले कहा था। अगर आपको याद होगा कि ये पोलर वर्टेक्स का लिक होना यूजुअली एक अक्षक में सिर्फ 2 से 3 बार होता है, पर एक लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार इन लीकेज की फ्रीक्वेंसी पिछले कर दशकों में काफी बढ़ चुकी है और अनुमान यह है कि आगे यह और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है।
सीनरी माइट्रोलॉजिस्ट और कनाडा के वेदर स्पेशलिस्ट ब्रेड एंडरसन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक रीजन का बर्फ मेल्ट हो रहा है। इसके चलते जहां पहले बर्फ की वजह से सनलाइट रिफ्लेक्टर होती थी, वहीं अभी उसके मेल्ट होने से अब्जॉर्ब हो रही है और आर्कटिक रीजन वार्म होते चला जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर इक्वेटोरियल और पोलर रीजन में ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहा तो पोलर जेट सरिता वीक हो जाते हैं, और बस यही वजह है कि पोलर वर्टेक्स और इंटर्न उनसे आने वाले कोल्ड वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ चुकी है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता चला गया तो साइंटिस्टों को यह डर है कि कहानी ये एक नए मैच एक्सटेंशन को न जन्म दे दे। और ऐसा इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आर्कटिक वार्म हो गया तो वहां का एक सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। पानी का टेम्परेचर बढ़ाने लगेगा और पानी में मौजूद फिशेज करने लगेगी। अब अगर फिशेज नहीं रहे तो उन पर सर्वाइव करने वाले पेंगुइन्स और सेल्स भी खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोलर बियर्स को खाना नहीं मिलेगा, और इस तरह खाने की कमी होने जिसकी वजह से पोलर रीजन्स में एक एक कर इंसान भी खत्म हो जाएंगे। साथ ही में आर्कटिक में पामर फ्रॉस्ट करके परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड है, जिसमें एक ग्रीन हाउस गैस मीथेन ट्रैप दे ये गैस अपने अंदर हिट ट्रैप करके रखना है। सो बढ़ते टेम्परेचर के कारण पामर फ्रॉस्ट मेल्ट होगा, जिससे उसमें मौजूद मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। ये मीथेन अपने प्रॉपर्टीज के वजह से हिट को ट्रैप करके ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज्यादा बढ़ाएगी, जिससे आर्कटिक की मेल्टिंग का यह साइकिल चला रहेगा, और देखते ही देखते कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से सारे स्पीशीज विलुप्त हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये काफी ऑनवर्ड मोमेंट होगा हम होमोसेपियंस के लिए, क्योंकि आगे एन पार्ट ऑन एन पॉपुलर थ्योरी, हम होमोसेपियंस ने ही हमारे शिवलिंग स्पीशीज यानी कि निंदरथाल को खत्म किया था, और अब जी ठंडा पोलर वर्टेक्स ने आज से करीब 4 लाख साल पहले उन्हें जन्म दिया था। वो ही पोटेंशियल भविष्य में हमें खत्म कर सकता है। बिल्कुल, अगर को नहीं पता था तो नियंत्रांश का जन्म पोलर वर्टेक्स की वजह से हुआ था। आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले हमारे अफ्रीकन एंसेस्टर्स होमो हिडेलबर्जेंसिस शिकार और खाने के लिए नॉर्थवार्ड रीजन्स में माइग्रेट करने लगे थे, और वहां पर इवोल्यूशन की वजह से आज से करीब 4 लाख साल पहले फ्री टेल स्क्रीन और ब्लू आंखों वाले ने अंदर खाल से बाल हुए। अब इस इवोल्यूशन को मेजरली हम सब सिर्फ एक लेंस से देखते हैं, किस दौरान हमारी पृथ्वी ग्लेशियर यानी कि वाले फेज में जा रही थी, और इसीलिए उनमें ये एडेप्टेशंस है, बट देवर इसे अंदर वे तू लुक आते आईटी। इसमें हम एक मेजर फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं। यूरोपियन कॉन्टिनेंट विथ और विदाउट की आगे ज्यादातर ठंडा ही राहत था, बिकॉज हर दशक में एटलीस्ट 2 से 3 बार नॉर्दर्न पोलर वर्टेक्स लिक होकर सदर्न यूरोपियन कंट्रीज के लैटिट्यूड्स तक नीचे फिसल जाते हैं। जैसे आपने पहले जाना, अब ऐसे ठंडी रीजन्स में अगर कोई इंसानी स्पीशीज माइग्रेट होगी तो उसे अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस तो डेवलप करने ही होंगे, और उन्हें एडेप्टेशंस का नतीजा था नियंत्रण। इनके अंदर मेलेनिन सेक्रेशन के लिए जो जिन रिस्पॉन्सिबल होता है उसे OCA2 नाम के जिन में म्यूटेशन हुआ, और उनकी आंखें ब्लू और स्क्रीन फेल हो गए, जिसके 2 फायदे थे। पहले, कम मेलेनिन वाली स्क्रीन जो होती है वो लो सनलाइट और ठंड में भी सूरज की यू लाइट को अब्जॉर्ब करने में मदद करती है, जिससे शरीर तो गम राहत ही है, पर साथ ही उसे लो सनलाइट को उसे करके हमारा स्क्रीन विटामिन डी क्रिएट कर सकता है, जिससे बॉडी उसे करता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए, जो हमारे बोनस को मजबूत रखना है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ता है। दूसरा, ब्लू आंखों में ज्यादा लाइट इंटर होती है, जिसके वजह से वो अंधेरे में भी चीज देख सकते थे। प्लस इसके अलावा उन्होंने विद टाइम खुद के ऊपर हेयर भी डेवलप करना शुरू कर दिया, जीन्स वो अपने आप को ठंड से बचा सकते थे। सो जो इंजो ओवर उसे दौरान पोलर वर्टेक्स ने ह्यूमन एवोल्यूशन को भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट किया, और इनफैक्ट आज भी निंदरथाल और की आगे मां दोनों भी नहीं है। तब भी होमोसेपियंस ने यूरोप में जाकर पल्स स्कैन और ब्लू आइस वाले मेडिटेशन दिखाए, यानी कि पोलर वर्टेक्स और इन जनरल ग्लोबल क्लाइमेट का ह्यूमन इवोल्यूशन के ट्री को रचना में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और अनफॉर्चुनेटली यही ज्यादातर ह्यूमंस का अंत भी बन सकता है। ऊपर से रही बात उन लोगों की जो पाल से दूर रहते हैं, तो उनके लिए राधा डिजास्टर विकेट्स ऑफ विच सी लेवल बढ़ाने की वजह से धीरे धीरे सारी सिटीज पानी में सबमर्ज होने लगी है। विशाल के तौर पर चेन्नई, कोलकाता, बैंकॉक, मनीला जैसे कोस्टल सिटीज प्रेडिक्शंस के हिसाब से अगले 50 सालों में सब में हो जाएंगे। इस कंटिन्यूअस टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से ओशन में एक ऐसा वेदर फिनोमिनान आएगा जो फ्यूचर में एशिया, अफ्रीका और उसमें कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की शुरुआत करेगा, और वो वेदर फिनोमिनान है एल नीनो। अब ये एल नीनो एग्जैक्टली क्या है, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो।
साइंटिस्टों का ये प्रिडिक्शन है कि फ्यूचर में ये घटना होने वाली है। सो आप इसे यहां पर चेक कर सकते हो कि व्हाट इसे IT जो अबाउट। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल, और ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, जय हिंद।